आज मध्य प्रदेश और रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। WRD डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के प्रेजेंटेशन को भी यहां पर देखेंगे सीएम साय और रात 10 बजे रायपुर वापस लौटेंगे सीएम। तो आज सीएम साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, साथ ही राजधानी रायपुर में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे सीएम साय और WRD डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में यहाँ प्रेजेंटेशन देखेंगे। साथ ही सभी तरह के यहाँ पर विभागों में वो शामिल होंगे, बातचीत करेंगे अधिकारियों से और 10 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज सीएम साय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास निकल के आएगा इस दौरे से? बिल्कुल, देखिए चिरायु, जो आज सीएम का कार्यक्रम होने वाला है, पहले तो रायपुर के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां शपथ ग्रहण समारोह है एक समाज का, उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद जो है लगभग 2 बजे वो यहां अपने निवास से रवाना होंगे और स्टेट प्लेन से फिर वो MP जाएंगे। मध्य प्रदेश जाकर वो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन है आज WRD का, उसमें भी दोनों साथ में शिरकत करते दिखाई देंगे। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भी होंगे, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल होते दिखाई देंगे। उसके साथ साथ जब प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो दोनों बैठकर मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। उसके बाद चर्चा करने के बाद जो है सीएम और भी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में, भोपाल में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होते दिखाई देंगे। उसके बाद शाम को जो है सीएम भोपाल से वापस रवाना होकर रात को 10 बजे वापस अपने निवास सिविल लाइन पहुंचेंगे। इस तरह से आज सीएम का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं और वहाँ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को आज बड़ा माना जा रहा है। तमाम विषयों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां किसानों का धरना जारी है। कोयला खदान के लिए जन सुनवाई का विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे से धरना जारी और अभी तक ये धरना चल रहा है। धरने के बाद अलर्ट मोड पर यहां प्रशासन के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तमाम तरह से यहां पर प्रशासन जो है निगरानी कर रहा है और अलर्ट मोड पर है। तमनार तहसीलदार ने यहां आदेश जारी किया है कि बिना अनुमति प्रदर्शन को दंडनीय बताया है। साथ ही तालाबंदी और घेराव पर भी चेतावनी जारी की है। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की जाएगी, बात सामने आ रही है। तो रायगढ़ में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ यहां प्रशासन भी लगा हुआ है, गुहार करने में लगा रहा है, अपील कर रहा है। जहां पर प्रशासन ने कहा है कि यदि प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर खैरागढ़ से है, जहां छुई खदान में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। किसानों ने हंगामा किया है, बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को दौड़ाया है। सीमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जन सुनवाई रद्द करने की मांग की है। तो खैरागढ़ से खबर है, जहां छुई खदान में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। किसानों ने यहां हंगामा किया। पहले ये मामला शांत हो गया था, लेकिन ये मामला फिर से गर्मा गया है, जहां किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस को दौड़ाया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें यहां विरोध होते हुए नजर आ रहा है। किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। सीमेंट कंपनी के प्रोजेक्ट के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था और जन सुनवाई को रद्द करने की मांग की गई है। इस दौरान यहां पर इन किसानों ने ये उग्र रुख अपनाया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। हम लोगों ने पर्यावरण विभाग, हर विभाग को हमने आवेदन लिख दिया है, पर इसके बाद भी यहाँ कोई प्रकार का हमारी बात नहीं सुना जा रहा है। हम अपना अधिकार मांगने आ रहे हैं। जन सुनवाई 11 तारीख को रुकना चाहिए, रद्द करें उसको। किसी प्रकार का कोई और आगे न बढ़ाए। ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए, ये पूरा गाँव का मांग है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नितिन भांडेकर जुड़ चुके हैं खैरागढ़ से। नितिन, ये लंबे समय से विवाद चला आ रहा था जो बीच में शांत हुआ, लेकिन अब फिर से भड़क गया है। इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है, क्या स्थिति है वहां की अभी? जी चिरायु, बता दूं कि कल का जो माहौल था वो खैरागढ़ खैरागढ़ जिला के लिए बहुत ही माहौल था। आपको बता दूं कि लगभग 10,000 के आसपास पूरे 39 गांव के किसान जो है वो जन सुनवाई का विरोध करने यहाँ खैरागढ़ मुख्यालय आने वाले थे। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं। पुलिस व जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई थी और इन आंदोलनकारियों विरोध जो करने आ रहे थे, इन किसानों को छुई खदान में ही रोक लिया गया।
जो लगभग 600 के आसपास ट्रैक्टरों पर सवार होकर ये जल्द सुनवाई होने वाली है 11 दिसंबर को, उसे रद्द करने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। लगभग 7 घंटे तक के चिरायु यह विरोध प्रदर्शन चलता रहा। एसडीएम वहां पर पहुंचे, एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हुआ, शाम होते गया, प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हो चले और जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा वहां स्वयं उपस्थित थे। पूरे मोर्चा अपनी फोर्स का संभाले हुए थे। आंदोलनकारियों ने इतना उत्पात मचाया कि जो बैरिकेड्स रखे हुए थे उन बैरिकेड्स को कवर्धा राजनांदगांव मुख्य सड़क मार्ग पर पटकते हुए जमकर नारेबाजी किए, जिससे कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि कोई हताहत होने की भी सूचना नहीं मिली है, लेकिन हल्की फुल्की चोट लगी है। पुलिस के द्वारा बार बार समझाइश दी गई कि इस तरह से ना करें, आपकी जो मांगे हैं वो शांतिपूर्ण से आप लोग करें। नितिन, ये मामला उग्र हो गया है, इस पर नजर बनाए रखेंगे कि क्या अपडेट रहता है स्थिति पर। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर आपका रुख करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं मौसम की खबर का, जहां छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अंबिकापुर में 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में आज घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए यहां गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ी है। रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल और खैरागढ़ से नितिन खांडेकर जुड़ चुके हैं। दिलीप जायसवाल से मैं पहले यहां पर सवाल करता हूं। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामने आया। क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जो सरगुजा संभाग है ठंड पड़ रही है। कल कई इलाकों में यहाँ पे बर्फ जमा हुआ था, लेकिन आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, देखिए धूप निकल चुका है और जो बर्फ है वो पिघल चुके हैं, लेकिन अभी भी ठिठुरन है और लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं। और 7 दिनों तक मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरीके से पूरे इलाके में ठंड का मौसम। जी दिलीप, कड़ाके की ठंड अंबिकापुर में पड़ रही है, तस्वीरें भी सामने आई हैं, घना कोहरा भी छाया हुआ है, लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, यहाँ खैरागढ़ में किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है ठंड को लेकर? क्या तापमान है और लोगों की दिनचर्या कैसी है वहाँ? चिरायु भाई, आपको तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ की। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए। आप देख सकते हैं चिरायु किस तरह, मैं भीमा को कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए कि किस तरह से खैरागढ़ में जो तापमान गिरा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप में सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये यहाँ के रहवासी हैं, देख सकते हैं धूप सेक रहे हैं यहाँ पर ठंड से बचने के लिए। वहीं आपको मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा, सड़कों पर जो भी लोग आ रहे हैं वो मफलर और जैकेट पहन के आ रहे हैं। वहीं इस तरफ आप देख सकते हैं चिरायु कि ये चाय दुकान है। चाय दुकानों पर देख सकते हैं जो लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं वो लोग पूरे अपने आप को ढक कर आए हैं, जैकेट पहन कर आए हैं, मफलर पहने हुए हैं, कंटोप लगाए हुए हैं। आप देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर ठंड से बचने के लिए जिस तरह से इनके द्वारा एहतियात बरता जा रहा है, चाय का सहारा लिया जा रहा है, धूप का सहारा लिया जा रहा है। वहीं ठंड के इन दिनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें भी सज गई है। यहाँ पर जो ठंड से बचने के लिए जो जैकेट, कोट ये बेचे जाते हैं, वो बाहर के लोग भी यहाँ आके अपना जमावड़ा लगाना शुरू कर दिए हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीर, ये देखिए कि ये ठंड के समय में जो ऊनी सामान बेचते हैं वो लोग भी अब अपने सुबह जैकेट पहन निकल चुके हैं। वहीं जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं वो जैकेट पहन कर ही ठंड से बचने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि चिरायु में आपको बता दूं कि अभी तक के स्कूल के टाइम में बदलाव नहीं किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जबकि कड़ाके की ठंड है और ना ही नगर पालिका खैरागढ़ के द्वारा। आप यहाँ पर नजर बनाए रखें और इस पर भी, यहाँ इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे कि क्यों यहाँ पर प्रशासन ने इतनी ठंड के बावजूद अभी तक यहाँ पर समय में बदलाव नहीं रखा किया है। और साथ ही यहाँ पर बलरामपुर से मेरे साथ दिनेश आयाम जुड़ चुके हैं। दिनेश, किस तरह की तस्वीर बलरामपुर में देखने को मिल रही है? लोगों की क्या दिनचर्या है और वहाँ पर तापमान क्या है अभी? जी चिराग, बता दूं कि अभी जो तापमान है यहाँ न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम है 22 डिग्री। ठंड आप देख सकते हैं कि इधर देखिए अब किस तरह से ठंड है। अभी भी जो कहना चाहिए 7:30 से ऊपर हो गया है, लोग अभी भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सारी दुकानें आपको दिखा दूं कि ये दुकानें देखिए जो सुबह 7 बजे खुल जाती है, अब तक इन दुकानों में ताला लटका हुआ है और सारी दुकानें देखिए बंद दिखाई देगी। वही हाल कुछ बसों का भी है, बसों में भी सवारियां जो है बहुत कम है।
यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनसे बात कराऊंगा आपका कि देखिए क्या है ठंड में, क्या है बताइए, कैसा है ठंड अभी? ठंड बहुत बढ़ चुका है और आज सभी व्यवस्था किया गया है नगर पंचायत तरफ से। तो देख सकते हैं कि इधर नगर पंचायत की तरफ से आग का व्यवस्था किया गया। कुछ बस के संचालक यहाँ बैठे हुए हैं जो बस में अपना योगदान देते रहते हैं। और सवारियों की क्या स्थिति है इस समय ठंड में? सवारी की स्थिति बहुत कम हो गई है, काहे कि इतना ठंडा ही बढ़ गया है, कोई निकलने नहीं चाह रहा है ना। काफी ट्रेवल करने में दिक्कत होता है ठंड से, पैसेंजर अभी थोड़ा बहुत डाउन हो गया। देखिए यहाँ पर जो ठंड से काफी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे ठंड कैसा है यहाँ पर बलराम? जी दिनेश, आप बात करते रहिए यहाँ लोगों से, और इसी के साथ आप दोनों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन आपका भी शुक्रिया, दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई है। 97% वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड हुई है। आज वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने का अंतिम दिन है। रात 12 बजे तक अनिवार्य रूप से ये सारी जानकारी अपलोड की जानी चाहिए, और उम्मीद पोर्टल में अपलोड नहीं करने पर संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जानकारी को पोर्टल में अपलोड करने का आज अंतिम दिन है। रात 12 बजे तक यदि ये सभी जानकारियां जो है वो अपलोड नहीं होती, दस्तावेज अपलोड नहीं होते हैं, तो यहां पर उम्मीद पोर्टल के बाद अगर जानकारी अपलोड नहीं पाई गई तो संपत्ति को जब्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर के दूर दराज इलाकों में संचार क्रांति का नया अध्याय अब जुड़ने जा रहा है, जब बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव में पहली बार मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ। नेटवर्क मिलते ही ग्रामीण खुशी से झूम उठे और इसे अपने जीवन में बड़े बदलाव की ओर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि बस्तर का हर गाँव और हर परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़े। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टावर खड़ा होना नहीं, बल्कि उन लोगों के सपना साकार होना है जो दशकों से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। आपको बता दें कि इस इलाके में लंबे समय तक नेटवर्क नहीं था, जिस कारण लोगों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था जंगल में नेटवर्क तलाशते हुए। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बस्तर में ये मोबाइल टावर लगा है। लोगों के लिए ये एक खुशी का पल है। लोग इसको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव की तरह देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनको मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधा नहीं मिलती थी। अगर उनको मोबाइल से फ़ोन कॉल भी करना है तो पहले तो उनके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं था, और जब था तो उनके पास नेटवर्क नहीं था, जिससे उनको लंबी दूरी तय करके नेटवर्क को पकड़ना पड़ता था। तो खबर नारायणपुर से है, जहां पर बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नारायणपुर पुलिस ने सोनपुर गरपा होते हुए परियादी गांव तक पहली बार पक्की सड़क कनेक्टिविटी को पूरा किया है। ये वही परियादी गांव है जहां पर सालों से नक्सली अपना दबदबा बनाए हुए थे और सरकारी अफसर यहां पर पहुंचने से डरते थे। ये नई सड़क के साथ ही पुलिस ने यहां परियादी में नया सुरक्षा और जन सुविधा कैंप भी स्थापित किया है। ये कैंप नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और बीएसएफ की 86वीं और 133वीं बटालियन के जवानों की संयुक्त कार्रवाई से स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पर अटल आवास से युवक से 14 लाख रुपए नकदी की बरामदी की गई है। पुलिस ने मौके से नगद जब्त किया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध रुपए मिलने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो पुलिस को यहां पर सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अटल आवास से युवक के पास से 14 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से नकदी को जब्त किया और साथ में अब पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध रुपए मिलने की यहां पर पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां महिला डीएसपी पर आरोप लगे हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा पर व्यापारी ने आरोप लगाए हैं। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए हैं। शादी का झांसा देकर व्यापारी से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने की बात सामने आई है। व्यापारी दीपक टंडन ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है यहां पर स्क्रीनशॉट। डीएसपी कल्पना वर्मा ने आरोपों को यहां पर निराधार बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की है। तो ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जो ये चैट के वायरल हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये चैट्स वायरल हुई हैं। राजधानी रायपुर का मामला है, जहां महिला डीएसपी पर आरोप लगे हैं। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा पर व्यापारी ने 2.5 करोड़ रुपए लूटने के, ठगने के, यहां पर ऐंठने के आरोप लगाए हैं। शादी का झांसा देकर यहां पर व्यापारी से ये पैसे ऐंठे गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, ये महिला डीएसपी पर आरोप लगे हैं कि उसने व्यापारी से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे, क्या कुछ मामला ये है और कैसे यहां पर कार्रवाई चल रही है अभी इस पर?
बिल्कुल, देखिए बीते दिनों मोवा थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें एफआईआर में जो टंडन परिवार है, दोनों पति पत्नी एफआईआर दर्ज करवाते हैं महिला डीएसपी के खिलाफ और कहते हैं कि जो महिला डीएसपी है उन्होंने प्यार का झांसा देकर पहले तो चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए और उन स्क्रीनशॉट्स के आधार पर जो है चैट्स वायरल करने का धमकी देकर 2.5 करोड़ की जो है ठगी की है व्यापारी से। इस तरह का पूरा मामला जब सामने आया तो उसके बाद जो है लगातार सवाल उठते रहे। उसके बाद चैट्स सामने आते हैं और चैट्स में जैसे आप देख भी सकते हैं कि दोनों के चैट्स में डाइवोर्स तक जो है बात चली गई थी, जहां जो डीएसपी है वो टंडन को कह रही थी कि आप जो है अपने पत्नी से डाइवोर्स ले लो, पर इसमें मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इस तरह की भी चैट्स वायरल होने लगी, जिसके बाद एफआईआर के आधार पर जब सवाल किए गए डीएसपी से तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर की जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। अभी इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है, लगातार इसमें जो सबूत है उनको इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा है और 2.5 करोड़ जैसी बड़ी रकम का जो है ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है, तो उसमें भी जाँच की जा रही है। लेकिन चैट्स देख के ये तो समझ आ रहा है कि दोनों के बीच जो थी बातचीत चल रही थी, लगातार दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और डाइवोर्स तक भी बात जो है दोनों ले जा रहे थे। लेकिन जो दूसरा पहलू है ब्लैकमेलिंग का, उसकी अभी जांच चल रही है। क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं ये देखना बाकी होगा। चिरायु जी अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कांकेर से है, जहां पूर्व जनपद सदस्य की मौत के मामले में कांग्रेस ने टीम का गठन किया है। 7 सदस्यीय टीम का यहां गठन किया गया है। जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी सामने आए हैं। पूर्व जनपद सदस्य की जेल में मौत हुई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन और ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी और इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी ये कमेटी। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया इस पूरी टीम की संयोजक बनाई गई है। विधायक सावित्री मंडावी, इंदर शाह मंडावी, जनक ध्रुव और अंबिका मरकाम को इस टीम में शामिल किया गया है, जो इस पूरे मामले में जांच करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके आला अधिकारियों को सौंपेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सख्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 4 अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सख्ती थाना क्षेत्र का मामला है, तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही ये अभी बात सामने आई है कि 4 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सख्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसमें अब पुलिस इन 4 चोरों की तलाश कर रही है। तो सख्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीते दिनों ये मामला निकल कर आया था, जहां पर कुछ चोरों ने, इस गैंग ने यहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी की थी, वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी और अब जाकर इनमें से एक आरोपी को पकड़ा गया और साथ ही मामले में संलिप्त 4 आरोपियों की तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर दक्षिण बस्तर से लगे अबू जमाड़ इलाके में सालों पुरानी मांग पूरी ना होने पर ग्रामीण अब खुद ही यहां पर समाधान खोजने को मजबूर हो गए और शासन प्रशासन की उदासीनता के बीच लोग अपनी जरूरतों के लिए खुद जुगाड़ करके रास्ता बनाते हुए, पुल बनाते हुए नजर आए। जहां पर गीदम ब्लॉक के कोरगांव में ग्रामीण यहां पर प्रशासन की लापरवाही से परेशान होकर अपने गांव के पास बहने वाले नाले पर इस जुगाड़ से अस्थायी पुल बनाकर तैयार करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ग्रामीणों ने इस अस्थायी पुल का निर्माण किया है और लंबे समय से परेशान होने के बाद यहाँ खुद ही ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला और श्रमदान करके इस पुल को अस्थायी रूप से तैयार किया। सर, हम लोग सभी गांव वाले सोच के बनाए हैं। जैसे कि पहले से हम अपने पास आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, तो गांव वालों को हम लोग उठा के लेके गए और बनाए और बिजली का पोल से बनाए और बांस का और उसका बाड़ी बनाए और पत्थर डाल के बनाए। सरकार ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ से पुल का निर्माण कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले के हम कौर गांव में मौजूद है। कौर गांव में आपको दिखाएंगे, ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ से एक पुल का निर्माण किया है। सरकार से गुहार लगा कर ग्रामीण थक चुके थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस जुगाड़ के पुलिया का निर्माण किया है। आपको दिखाएंगे तो ये जो बांस और पत्थर से कालम का निर्माण किया और बिजली के खंभे से ये पुल बनाकर तैयार कर दिया है। ये जो इलाका है कौर गांव अबूझमाड़ से लगा हुआ है और दंतेवाड़ा जिले में ये पड़ता है। विस्तार न्यूज़, लुभम निर्मल, ग्राउंड जीरो, दंतेवाड़ा।
चलिए आगे बढ़ते, खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर मारवाड़ी युवा मंच ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए दिव्यांगजनों को नई उम्मीद, नया सहारा और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देने के उद्देश्य से भाटापारा में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की प्रांतीय इकाई, छत्तीसगढ़ प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच एवं श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से ये शिविर आयोजित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे। और इस शिविर में मुख्य उद्देश्य यही था कि बीमारी या दुर्घटना के कारण हाथ पैर गंवा चुके व्यक्तियों को कृत्रिम हाथ पैर लगाकर उनकी जीवन यात्रा को आसान बनाया जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा अभी कृत्रिम हाथ पैर लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जागृति शाखा द्वारा कन्यादान और भी अन्य तरीकों के नारी चेतना शक्ति, ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। बस यही कार्यक्रम और यही मारवाड़ी युवा मंच की शक्ति है। ये मानव सेवा का कार्यक्रम है, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर। इसमें हम जो है जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो कट गए हैं या जन्म से किसी का नहीं है, उसमें हम उन्हें निःशुल्क यहाँ पर लगा के हमारी संस्था मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कोरबा में वन मंडल के साजापानी और लबेद गांव में के बीच जंगल में 15 हाथियों का झुंड विचरण करते हुए देखा गया और ये दिलचस्प नज़ारा ड्रोन कैमरे में कैद किया गया। ड्रोन कैमरे से थर्मल इमेज भी सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हाथियों का दल विचरण कर रहा है इस क्षेत्र में। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ड्रोन से थर्मल इमेजिंग की मदद से ये तस्वीर सामने आई है। रात के अंधेरे के ये शॉट है जो थर्मल इमेज से कैप्चर किए गए हैं, जिसमें ये हाथियों का झुंड इस इलाके में विचरण करते हुए दिख रहा है। देखिए आपकी हाथी किस तरह से इस इलाके में घूम रहे हैं और यहाँ पर ये पेड़ों में चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बलौदाबाजार में अवैध धान पर जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 1155 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया है। गोदाम और मिल को भी यहां सील किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। तो बलौदाबाजार से खबर है, जहां पर धान पर यहां जिला प्रशासन ने अवैध धान पर कार्रवाई करते हुए 1155 बोरी अवैध धान जब्त की है और साथ ही गोदाम को और साथ ही मिल को यहां पर सील किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।